हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से समझते हैं हम। तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एक इक्वेशन ए दिया गया है, एक इक्वेशन ए दिया गया है, इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और सॉल्व किस मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड से। तो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सो 10x + 3y = 75, इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह 6x - 5y = 11 को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो ये दोनों इक्वेशन तो हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल ईदर x और y न्यूमेरिकली इक्वल। यानी कि हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं कि या तो x या y का कोफिशिएंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेट से इसमें हम y का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट यहाँ अभी है 3, यहाँ क्या है 5। तो कोफिशिएंट में प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर बराबर करना है हमें पहले। तो यहाँ है 3 और यहाँ है 5। तो अगर हमें इस 3 और 5 जो कोफिशिएंट है y का उसे बराबर करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 5 दिया 15y। तो ये क्या हो गया, y का कोफिशिएंट यहाँ 15। उसी तरह अगर दूसरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 दिया 15y। तो ये भी कोफिशिएंट क्या हो गया, 15। सो स्टेप 1 हम क्या कर देते हैं, यहाँ अप्लाई कर देते हैं। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5 एंड इक्वेशन 2/3, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 से। अब इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन 1 है, इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका LHS भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और RHS भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या लिखेंगे, 5 इंटू, और LHS में क्या है 10x + 3y। सो 5 इंटू 10x + 3y इक्वल टू, और RHS क्या है 75। सो 5 इंटू 75। उसी तरह इक्वेशन सेकंड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो इसका भी LHS और RHS दोनों 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो LHS में क्या है 6x - 5y। सो 3 इंटू 6x - 5y इक्वल टू, और RHS क्या है वहाँ पे 11। तो 11 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, इक्वल टू 3 इंटू 11। तो ये हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 इंटू 10 क्या हो गया 50x, और ये 5 इंटू 3 प्लस 15y इक्वल टू, ये क्या हो गया 5 गुना 75, यानी कि 375। और इसे हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। उसी तरह इसे अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 यानी कि 6 दिया 18x, और ये माइनस का माइनस, और 3 इंटू 5 यानी कि 5 दिया 15y इक्वल टू, और ये 11 दिया 33। और इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 4। तो अब हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तक तो पहुंच गए, मगर एक बात जानना पीछे रह गया, वो ये है कि हम यहाँ तो हमने 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मगर और कोई क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे अगर हमें वो नंबर नहीं मिलेगा जिससे हम मल्टीप्लाई करके क्या करें, कोफिशिएंट को बराबर कर लें, तो वो नंबर हम कहाँ से लाएंगे। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि जैसे कि हमें y को अगर बराबर करना है, जो सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उससे हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उससे हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने इस केस में किया, इसमें हमने क्या किया कि सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या था 5, और 5 से हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 को। उसी तरह 3 से हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को। और 3 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, यानी कि उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह अगर x मिलाना है तो हम क्या कर देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 10 से। तो अगर 6 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 छक 60x। उसी तरह अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 छक 60x। तो यहाँ x मैच हो जाएगा उस केस में। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या किया, यहाँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन
4 तो बना लिया और यहाँ y का कोफिशिएंट हमने मैच करा दिया। तो यहाँ है +15y और यहाँ क्या है हमारा -15y। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो डैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। यानी कि ये जो इक्वेशन 3 और 4 आया इसे हम या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि हमारा एक जो वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट बराबर है वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, यानी कि कट जाए। तो अगर यहाँ +15y है, यहाँ -15y है, तो ये कब कटेगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। उसी तरह दोनों जगह अगर +15y रहता तो हमें क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, यानी घटाना पड़ता, ताकि 15y में से 15y चला जाए तो क्या बच जाए, 0 कट के। अगर यहाँ चूंकि एक +15y है, एक -15y है, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो स्टेप 2 में क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को, तो जो लेफ्ट साइड है वो किससे ऐड हो जाएगा, लेफ्ट साइड से, और जो राइट साइड है वो किससे ऐड हो जाएगा, राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड में इसका क्या है, इक्वेशन 3 का 50x + 15y। सो 50x + 15y और उसमें प्लस क्या कर देंगे, तो इसका जो फोर्थ इक्वेशन का LHS है वो क्या है, 18x - 15y प्लस 18x - 15y एंड डेट इज इक्वल टू जो RHS में 375 और ये 33 जुड़ जाएगा। सो 375 + 33। तो यहाँ तक तो पहुँच गए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं 50x और यहाँ 18x, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, तो 68x और ये 15y और ये -15y, ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यही हमें करना था, यानी कि y यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब बच क्या इधर LHS में 68x इक्वल टू, और ये 375 और 33 जुट के क्या बन जाएगा, 408। तो 68x इक्वल टू 408। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 408/68। और अगर इसे हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 6 बार में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो x का वैल्यू तो हमें आ गया। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट x इन इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यानी कि x की जो वैल्यू आई उसे हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुट x इन इक्वेशन 1, इस केस में हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, तो 10x + 3y = 75, यही था हमारा इक्वेशन 1। और इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। सो x रखते हैं हम यहाँ पे, तो 10x यानी कि 10 इंटू, और x की जगह क्या रख देंगे, 6 + 3 इंटू y एंड डेट इज इक्वल टू 75 हो गया यहाँ पे। सो अब ये क्या हो जाएगा, 10 × 6 हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 60। तो हमें निकालना है y, तो y को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू, और ये है 75 और ये 10 × 6 60, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो 3y इक्वल टू 75 - 60 एंड डेट इम्प्लाइज 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 75 में से 60 गया तो बच गया 15, और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 15/3 यानी कि 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5, और x की वैल्यू क्या आई थी, 6। तो यही क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। अभी इसमें हम देखते हैं, एक चीज और जानना है, वो ये है कि इफ इन स्टेप 2 ए स्टेटमेंट कंटेनिंग नो वेरिएबल्स कम्स, यानी कि अगर स्टेप 2 में यहाँ हमारा क्या है, किस तरह का स्टेटमेंट आया, तो x इक्वल टू 6, यानी कि x का हमारा पूरा वैल्यू आ गया। मगर अगर ये स्टेप 2 करने के बाद x का वैल्यू 6 या कोई कांस्टेंट नहीं आता, इस तरह से नहीं आके कुछ इस तरह से आता, तो स्टेटमेंट कंटेनिंग नो वेरिएबल, यानी कि आता 5 = 5 या 6 = 6 या 0 = 7, इस तरह से भी आ सकता था। तो अगर ऐसा होगा तो उसका मतलब क्या है, तो अगर जो इक्वल टू के दोनों साइड में बराबर आ जाए, इधर भी 5 इधर भी 5, इधर भी 6 इधर भी 6, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो होता है ट्रू स्टेटमेंट, यानी सही है भाई, 5 का बराबर क्या होगा, 5 ही होगा। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट आ जाए तो उस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी कि अगर स्टेप 2 को सॉल्व करने के बाद इस तरह से आ जाए कि बराबर के दोनों साइड एक कांस्टेंट नंबर है और वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो,
तो वह स्टेटमेंट हो जाता है ट्रू, और उस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाता है इनफाइनाइट। उसी तरह अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए स्टेप 2 में कि 0 इक्वल टू 7, यानी कि एक तरफ 0 और एक तरफ 7, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। 0 कभी 7 के बराबर तो हो नहीं सकता। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट। तो अगर स्टेप 2 में फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उस केस में नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो नो सॉल्यूशन वाला केस है। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 11 करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 11 क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes। यानी कि दो व्यक्ति है, उनके मंथली इनकम का रेशियो क्या है, तो 9:7। उसी तरह उनके एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का रेशियो क्या है मंथली, तो 4:3। और दोनों लोग एक महीने में कितने कितने बचाते हैं, तो 2,000 रुपये। पहला व्यक्ति भी 2,000 बचाता है और दूसरा भी 2,000 पर मंथ बचाता है। तो यहाँ क्या करना है हमें, फाइंड देयर मंथली इनकम, यानी कि दोनों का हमें मंथली इनकम बताना है कि मंथली दोनों की कमाई क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाना होगा। सो लेट द इनकम्स बी ₹9x एंड ₹7x, यानी कि दोनों के मंथली इनकम को हम क्या मान लेते हैं, 9x और 7x। यानी कि पहला अगर 9x कमाता है, 9x रुपये एक महीने में, तो दूसरा कितना कमाएगा, 7x रुपया। उसी तरह दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेते हैं, सो 4y रुपीज़ एंड 3y रुपीज़। यानी कि यहाँ 4:3 दिया था एक्सपेंडिचर, इसीलिए हमने क्या मान लिया एक्सपेंडिचर को, 4y एंड 3y रुपीज़। यहाँ पे मानने में एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम इनकम में x वेरिएबल ले रहे हैं तो दोनों जगह ही क्या लेंगे, x, 9x और 7x। उसी तरह अगर हम एक्सपेंडिचर में y वेरिएबल मान रहे हैं तो यहाँ दोनों जगह क्या मानना होगा, 4y और 3y। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ 9x और 7y मान लेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यानी कि इनकम को हमें एक वेरिएबल में रखना होगा और एक्सपेंडिचर को दूसरे वेरिएबल में रखना होगा। तो हमने यहाँ इनकम को x में रखा है और एक्सपेंडिचर को किस में रखा है, यानी कि खर्च को y में। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, बनाते हैं इक्वेशन। तो पहले वाली की मंथली बचत क्या है, तो 2,000 रुपये। तो बचत कैसे होती है भाई, तो इनकम है 9x पहले वाले का और एक्सपेंडिचर है 4y। तो जो इनकम है 9x, उसमें से अगर हम खर्च को घटा दें तो क्या बच जाएगा, तो जो बचत होगा महीने का, तो 9x में से अगर 4y निकल गया, सो 9x इनकम है, उसमें से 4y निकाल दिए, माइनस कर दिए, तो क्या बच गया, 2,000 रुपये। और यही हो गया क्या हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह दूसरे वाला का मंथली इनकम क्या है, 7x, तो यहाँ लिख दिए 7x। उसी तरह दूसरे वाले का मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, तो 3y। तो दूसरे वाले का इनकम में से अगर खर्च को घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, बचत। तो उसका भी बचत क्या है, यहाँ 2,000 ही बोला गया, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि दोनों का मंथली बचत क्या है, 2,000 रुपये। सो 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या हो गया, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है और इसे सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, उसका कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं कि y का कोफिशिएंट बराबर करना चाह रहे हैं, तो y का कर लेते हैं, वैसे हम x का भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है कोफिशिएंट बराबर करने का, तो पहले इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, तो दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट यानी 3 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे इक्वेशन को जो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है यानी कि 4 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4, यानी कि इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब यह है कि उसका LHS भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और RHS भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो लेट्स डू डैट। तो 3 इंटू 9x माइनस 4y, 3 इंटू 9x माइनस 4y इक्वल टू 3 इंटू 2,000, ये हो गया पहला केस। उसी तरह दूसरे बार में क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को।
सो 4 इंटू 7x माइनस 3y, सो 4 इंटू 7x माइनस 3y इक्वल टू 4 इंटू 2000, सो 4 इंटू 2000। यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, क्योंकि पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है इसलिए। तो ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो गया 9 तिया 27x माइनस 4 तिया 12y इक्वल टू 2 तिया 6000, इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। उसी तरह यहाँ 7 चौक 28x माइनस 4 तिया 12y इक्वल टू, और ये 4 दूना 8000, इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या पढ़ा है कि या तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि यहाँ भी -12 है और यहाँ भी -12 है, तो अगर ऐड करेंगे तो -12 और -12 मिलकर क्या हो जाएगा -24। तो उस केस में तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, तो यानी कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 4 को 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 4 को 3 से करेंगे तो 28x ये 27x माइनस 28x आएगा, यानी कि -x लेफ्ट साइड में आएगा। तो वैसे भी कर सकते हैं, मगर अगर हम 3 को 4 से करें सब्ट्रैक्ट तो 28 में से 27 आएगा, यानी कि +x बचेगा, यानी कि थोड़ा सीधा बन रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, यानी कि 4 में से हम 3 को घटा रहे हैं, तो 4 क्या है, तो 28x माइनस 12y। तो घटाने का मतलब क्या है होता है इक्वेशन को, यानी कि जो लेफ्ट साइड है उससे लेफ्ट साइड को घटाएंगे और जो राइट साइड है उससे राइट साइड को घटाएंगे। सो लेफ्ट साइड क्या है इक्वेशन 4 का, तो 28x माइनस 12y, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, तो 27x माइनस 12y। सो 28x माइनस 12y माइनस 27x माइनस 12y एंड दैट इज इक्वल टू, तो ये 8000 में से 6000 आ जाएगा। सो 8000 माइनस 6000। अब ये वाला ब्रैकेट खोल लेते हैं। सो इधर तो ये तो सीधा सीधा खुल जाएगा। सो 28x माइनस 12y और ये माइनस इंटू 27, सो माइनस 27x, और ये माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा +12y। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि -12y और ये +12y, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 28x में से 27x चला जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x, एंड डेट इज इक्वल टू 8000 में से 6000 गया था तो यहाँ बचा था 2000। सो x का वैल्यू क्या आ गया, 2000। तो x तो निकल गया, अब हमें क्या करना है, y निकालना है, वही होगा हमारा सॉल्यूशन। सो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो y निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि x को क्या करते हैं इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 है, तो 9 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो 2000। सो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो यहाँ से हमें 4y निकालना है, पहले y निकालना है, तो इस 4y को राइट अगर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू, और ये हो जाएगा 9 दूना 18000, और ये 2000 इधर आके घट जाएगा, तो 18000 में से 2000 चला जाएगा। सो 4y इक्वल टू 18 में से 2 गया तो 16000 हो गया ये। तो y का वैल्यू क्या हो गया, तो 16000 बाई 4, और 4 से 16 कितनी बार में कटेगा, तो 4 बार में, तो ये क्या हो गया 4000। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो 4000। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x हमारा आ गया x और y का वैल्यू, x आ गया 2000 और y आ गया 4000। तो अगर x और y का वैल्यू निकालना रहता तो हम ये करते, मगर हमें करना क्या था, यहाँ तो हमें तो निकालना था मंथली इनकम, फाइंड देयर, क्या था यहाँ, फाइंड देयर मंथली इनकम। और मंथली इनकम हमने क्या माना था, इनकम भी 9x और 7x माना था, यानी कि हमें मंथली इनकम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू का जरूरत है, x का, और x का वैल्यू से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का आ जाएगा मंथली इनकम, और उसी x के वैल्यू से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा मंथली इनकम। यानी कि मंथली इनकम निकालने के लिए हमें ये जो हमने y निकाला इस क्वेश्चन में उसका ज़रूरत नहीं है, तो हम इस y को नहीं भी निकाल सकते। तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे इस यहाँ x निकालने के बाद किस पे, मंथली इनकम पे। तो मंथली इनकम पहले का कितना था, माना था हमने 9x। सो 9 इंटू, और x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे उठा के, तो 2000। तो ये क्या होगा, 9 दूना 18000। तो पहले का मंथली इनकम क्या हो गया, 18000 रुपया। उसी तरह दूसरे का हमने माना था मंथली इनकम 7x। सो 7 इंटू, और यहाँ से 2000 उठा कर रख देंगे, तो 7 इंटू 2000, यानी कि 7 दूना
14,000। तो दूसरे का मंथली इनकम क्या हो गया? 14,000। तो पहले का 18,000 और दूसरे का 14,000। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पर ये y का वैल्यू मैंने इसलिए निकाला क्योंकि बुक में भी शायद निकाला हुआ है, और मगर आप यहाँ x का वैल्यू निकाल कर और सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।